मेरे बाबा आज घर आए तो बहुत परेशान नजर आ रहे थे। मुझे उनको देखते ही बहुत उम्मीद मिलती थी। मैंने उनसे पूछ ही लिया कि बाबा जी, आज आपके चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है? उन्होंने किसी से भी बात नहीं की और सीधा अपने कमरे में चले गए। मैं बाबा के पीछे पीछे उनके कमरे में चली गई, क्योंकि वो ऐसे कभी घर नहीं आते थे। आज वो वक्त से पहले घर आ गए थे और बहुत परेशानी में लग रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी बच्चों के हालचाल भी नहीं पूछे, बस फौरन अपने कमरे में चले गए। ऐसे में वो माँ से भी बात नहीं किया करते थे। मगर मैं बाबा के लिए उनकी पसंदीदा चाय बनाकर उनके कमरे में ले गई। मुझे देखकर वो खुश हो गए, पर फिर भी बहुत परेशान लग रहे थे। कहने लगे, बेटी आकर मेरे पास बैठो, आज मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं समझी कि शायद माँ ने अब फिर कोई ऐसी बात कर दी कि उनका दिल दुख गया है। अक्सर माँ ऐसा ही किया करती थी, वो आते ही बाबा को शिकायत लगाने लग जाती थी। मुझे माँ की ये आदत पसंद नहीं थी, पर आज बाबा ने जो बात की थी वो बहुत ही अलग थी। कहने लगे कि बेटी, ये बात तो वैसे माँ को बेटी से करनी चाहिए, पर तुम्हारी माँ इस काबिल नहीं है कि वो तुमसे ये बातें कर सके। मैं बाप होने की हैसियत से ये पूछते हुए कुछ अजीब सा लगता हूँ। जानता हूँ कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है और मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए परेशान हूँ। बाबा की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने हिम्मत करके बाबा से कहा, बाबा, लोग तो इसलिए अपनी बेटियों के रिश्ते को लेकर परेशान होते हैं क्योंकि वो बहुत ही गरीब होते हैं। वो अपनी बेटियों को दहेज नहीं दे सकते। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई मसला नहीं है। बाबा, आप तो अच्छे खासे इज्जतदार आदमी हैं, आपके लिए रिश्तों की क्या कमी? मेरी बात सुनकर बाबा दुखी अंदाज में मुस्कुराए और बोले, यही तो बात है बेटी कि मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। सब लोग मुझे जानते हैं और जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरी दौलत की वजह से मुझे जानते हैं। सबको मालूम है कि मेरे पास कई मॉल और हजारों की तादाद में ऐसे कारोबार हैं जिनसे किसी की भी जिंदगी बल्कि नस्लें संवर सकती है। पर मैं किसी भी लड़के को तुम्हें दौलत की बुनियाद पर नहीं देना चाहता कि वो तुम्हारी दौलत से प्यार करे, बल्कि वो लड़का ऐसा होना चाहिए जो तुझे सचमुच दिल से अपनाए। मैंने कहा, बाबा, ऐसा लड़का तो आजकल मिलना नामुमकिन है। अगर हम भी गरीब होते तो किसी दौलतमंद लड़के को ही पसंद करते ना। अगर आप गरीब होते तो आप कभी भी मेरे लिए किसी गरीब लड़के को पसंद ना करते। मेरी बात सुनकर बाबा बोले, बेटी, ऐसा नहीं है, बस जो मैं सोच रहा हूं वो तुम नहीं समझ पा रही हो। तुम्हारी माँ को ये बात पता ना चले, लेकिन कल मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा। बाबा ने सोचते हुए कहा तो मैं सोच में पड़ गई कि बाबा माँ को बताए बगैर मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं। खैर, मैंने बाबा की बात मान ली और अगले दिन अपनी माँ को ये बात नहीं बताई कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं पूरा दिन खामोश रही। फिर अगले दिन बाबा ने मुझे अच्छी तरह तैयार होने का कहा। कहने लगे कि अच्छे से कपड़े पहन लेना, हम किसी अच्छी जगह पर खाना खाने जा रहे हैं। मैं हैरान थी कि कोई बाप अपनी बेटी से ऐसा क्यों कहेगा कि तुम अच्छे से कपड़े पहन कर चलना। क्या बाबा मुझे किसी से मिलवाने ले जा रहे थे? ऐसा ही हुआ। बाबा मुझसे कहने लगे कि मैं तुम्हें जहां लेकर जाऊंगा वहां पर एक लड़का भी तुमसे मिलने आएगा। मैं हैरानी से बाबा का मुंह देखने लगी। बाबा बोले, बेटा, तुम इस तरह मुझे ना देखो, तुम्हारी माँ बहुत पुराने ख्यालात की औरत है। मैं तुम्हें ऐसे लड़के से मिलवाऊंगा जो तुम्हें शादी के लिए पसंद करेगा और तुम उसे देख लोगी। इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। समाज भी इस बात की अनुमति देता है कि लड़का लड़की शादी से पहले एक दूसरे को एक नजर देख सकते हैं। मैंने कहा, ठीक है बाबा, आप मेरे बाबा हैं, मेरे लिए कोई गलत फैसला कैसे कर सकते हैं? पर मैं क्या जानती थी कि मेरे बाबा अच्छा होने के बावजूद भी मेरी जिंदगी को नरक बना देंगे। मैं बाबा के साथ इसलिए भी खुशी खुशी चली गई कि वो वाकई मुझे किसी लड़के से मिलवाने ले जाएंगे। सच पूछे तो शादी का मुझे भी बहुत शौक था। वैसे भी मैं माँ की जिक जिक सुनकर तंग आ चुकी थी। वो मुझे हर बात पर यही कहती कि बाप की दौलत है, जितना ऐश करना है कर लो, अगले घर जाओगी तो बहुत पछताओगी। मैं माँ की ऐसी ऐसी बातें सुनकर शादी से डरने लगी थी, पर यह जिम्मेदारी अब बाबा ने अपने जिम्मे ले ली थी। मैं खुश भी थी। मुझे तैयार होते हुए माँ ने नहीं देखा था तो मैं खूब तेज रंग के कपड़े पहनकर बाबा के साथ चली आई थी। बाबा बहुत खुश थे। बोले कि बेटा, तुम हमेशा बहादुर रहना, कभी किसी से डरना नहीं। बाबा बातें करते करते उसी होटल के आगे रुक गए जहां पर उन्होंने मेरे साथ खाना खाना था। होटल बड़ा ही शानदार था। हम लोग अंदर गए। मुझे अक्सर ठंडा खाने से एलर्जी हो जाती थी। मैं मीठा भी नहीं खाती थी। बाबा बोले कि यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलता है,
तुम यहाँ का भोजन खाओगी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी। मैं बाबा की बातें सुन रही थी और हम दोनों होटल में जाकर टेबल पर बैठे तो एक वेटर हमारी तरफ आया। उसने ठंडा पानी लाकर रखा तो बाबा बोले, बेटे तुम इस होटल में नए आए हो, वरना यहाँ के सभी वेटरों को पता है कि मेरी बेटी को कोल्ड एलर्जी है, वो ठंडी चीजें नहीं पीती। ये कहकर बाबा ने उसे वो ठंडी बोतल वापस ले जाने का कहा। लड़के ने एक नजर मेरी तरफ देखा और फिर वहां से चला गया। मैंने देखा उस लड़के ने मुंह बनाया हुआ था, शायद उसको ये बात बुरी लगी थी। जाहिर है होटलों के कुछ कानून होते हैं जो इन वेटरों को मानने पड़ते हैं। वो कुछ बोला नहीं था, पर उसका मिजाज बहुत खराब लग रहा था। बहुत ही अजीब तरीके से उसने मुझे देखा, पर न जाने क्यों उसकी आंखों में अजीब सी उलझन थी। अभी ये बात चल रही थी कि एक और लड़का होटल के अंदर आ गया। बाबा उसकी तरफ देखते ही उठ खड़े हुए। मैंने देखा उसने भी वेटर वाले कपड़े ही पहने हुए थे, पर वो सभी वेटरों से अलग लग रहा था। वो बाबा से गले मिला। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, ये है आपकी बेटी नीना। बाबा ने मेरी तरफ देख कर कहा, जी हाँ बेटा, मैं इसे ही तुमसे मिलाना चाहता था। मैं बाबा को हैरानी से देख रही थी। बाबा उस लड़के से बार बार गले मिल रहे थे, ऐसे कह रहे थे कि तुम मेरे बेटे हो, जिससे मुझे अंदाजा हो गया कि ये वही लड़का है जिसके साथ बाबा मेरी शादी करवाना चाहते हैं, इसलिए मुझे मिलवाया है। हम लड़कियां तो एक ही लड़के के लिए जिंदगी भर का साथ सोचती रहती हैं, और मैंने भी ऐसा ही सोचा था। मैं उस लड़के को देखकर हजारों ख्वाब देखने लगी, क्योंकि वो लड़का बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसे देखकर लगता जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई देवता हो। मैं उसे देखती ही रह गई। बाबा ने मुझसे कहा कि तुम इससे बात करो, ये सुशील है, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हसीन लग रहा था। मैं बैठी बाबा की बातें सुन रही थी, पर वो लड़का मुझे कुछ अजीब सा भी लग रहा था। उसने मुझसे ज्यादा बातचीत नहीं की थी, वो ज्यादातर बाबा की बातें ही सुन रहा था, जबकि मैं उन दोनों को देख रही थी। लेकिन मुझे अभी तक इस बात पर हैरानी हो रही थी कि बाबा ने मेरे लिए एक वेटर को ही क्यों चुना था। मुझमें किस चीज की कमी थी। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो कहने लगा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपनी माँ को आपके घर भेज दूं। बाबा ने मेरी तरफ देख कर कहा, पहले मैं अपनी बेटी की मर्जी पूछूंगा, फिर आपको बताऊंगा। लड़के ने एक नजर मुझ पर डाली और वहां से चला गया। मुझे उसकी ये कातिल अदाएं पसंद आ गई थी। उसके जाने के बाद बाबा ने मुझसे मेरी मर्जी पूछी। कहने लगे, बेटी तुम क्या कहती हो, क्या ये लड़का तुम्हें पसंद आ गया है? मैंने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। उसकी बातों से लगा कि ये बहुत ज्यादा हमदर्द भी है। मेरी बात सुनकर बाबा हंसने लगे और बोले, तुमने अभी से अपने होने वाले पति की तारीफें करनी शुरू कर दी। बाबा की बात सुनकर मैं थोड़ी शर्मिंदा भी हुई, तो मैं खामोश हो गई। पर बाबा वाकई बहुत खुश लग रहे थे। तकरीबन 3-4 घंटे के बाद जब हम घर वापस लौटे तो मेरी माँ बहुत गुस्से में थी। बोली कि मुझे सब पता है तुम लोग कहाँ गए थे। अपनी माँ की बातें सुनकर मुझे डर लगने लगा था कि कहीं उन्हें ये बात पता तो नहीं लग गई तो मेरे लिए कयामत आ जाएगी। माँ मुझे समझाना शुरू कर देगी और रात से सुबह हो जाएगी, पर उनका लेक्चर खत्म नहीं होगा। मैंने चुपके से बाबा से ये बात कह दी थी कि माँ को इस बारे में जरा भी भनक नहीं पड़ने देना। जब रिश्ता पक्का हो जाएगा तब माँ को भी बता देंगे। मेरी माँ एक रिवायती किस्म की औरत थी। लव मैरिज की शादी तो दूर की बात, माँ गैर लड़के लड़की के साथ खड़े होने को भी बहुत बुरा मानती थी। मेरे बाबा नए मॉडल के आदमी थे, इसलिए उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और जाहिर है जो बाबा के पास मेरे लिए रिश्ता मांगने आया था वो इतना भी बुरा तो नहीं होगा। बाबा ने कुछ सोचकर ही उसे मेरे लिए पसंद किया होगा। हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो सिर्फ एक वेटर था। मैं भला वेटर से कैसे शादी कर सकती थी। बाबा ने घर आते ही मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे, अब बताओ बेटी, तुम्हें वो लड़का कैसा लगा? उसका नाम सुशील है। मैंने कहा, बाबा नाम का मैंने क्या करना है, लेकिन मुझे उसका हुलिया बहुत अजीब सा लग रहा था, पर वो एक शरीफ इंसान लग रहा है। बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, बस बेटी, मैं यही चाहता था कि तुम भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। यकीन करो, सुशील एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है। भले ही वो एक वेटर है, लेकिन पागल लड़की तुमसे शादी करने के बाद वो एक वेटर की नौकरी थोड़ी ना करेगा। फिर तो एक अच्छी जगह पर उसकी नौकरी लगवा दूंगा, फिर तो वो ऐश करेगा। लेकिन अभी वो तुम्हें नहीं जानता। बाबा की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। कहने लगे कि हाँ, ये वो लड़का है जो बहुत ही ईमानदार है। इस जगह पर आए हुए उसे थोड़ा ही समय हुआ है, पर उसने अपने मालिक को खुश कर दिया है। मैं बाबा की बातें सुनने में बिजी थी।
पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई और माँ मेरे कमरे में आ गई। मैं बाबा के पास बैठी बातें कर रही थी कि माँ को गुस्सा आ गया। मुझ पर चिल्लाते हुए बोली कि तुम कहाँ गई थी। मैंने कहा माँ मैंने कहाँ जाना है, छोटे मोटे जेवरात लेने गई थी। माँ ने मुझे देखा और कहने लगी बेटी अभी तुम्हें इस उम्र में इन जेवरात की जरूरत नहीं है, तुम फिलहाल अपनी देखभाल करो, मैं तुम्हारी शादी किसी शरीफ लड़के से कर दूंगी। माँ की बातें सुनकर मेरा दिल एक बार फिर से धड़कने लगा था। अब क्या माँ ने मेरे लिए कोई अलग से लड़का देखा हुआ था? ये भी एक अलग सर का दर्द था। मैं खामोश हो गई। रात को बाबा को बता भी दिया था कि माँ को मेरी खामोशी हजम नहीं हो रही, पर अभी तक उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया था। यहाँ तक कि सुबह हो गई। बाबा ने माँ से कहा कि आज एक खास मेहमान हमारे घर आएगा, तुमको उनकी खूब सेवा करनी है। माँ बाबा के पीछे ही पड़ गई कि बताओ तुम किस मेहमान को बुलाना चाह रहे हो। बाबा बोले मेरा एक दोस्त है। फिर बाबा ने शायद सच बताना ही सही समझा। बोले कि नीना के लिए रिश्ते के लिए एक लड़के को बुला रहा हूँ। ये सुनकर माँ चिढ़ गई और बोली हाँ ठीक है, 100 लड़कों को बुला लो मेरी तरफ से, लेकिन मैं किसी एक को भी खाना पकाकर नहीं खिलाऊंगी। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं रोज ऐसे मेहमानों के लिए खाना बनाऊं। भगवान के लिए तुम ये मेहमानों वाला सिलसिला छोड़ दो। तब बाबा ने माँ को बता दिया कि ये खास मेहमान है, नीना के रिश्ते के लिए आएंगे। माँ तो जैसे इस बात पर अड़ ही गई। बोली कि वो नीना को देखने नहीं आएगा, बल्कि हम उसे देखेंगे और अपनी बेटी हरगिज नहीं दिखाएंगे। बाबा ने इस बात पर भी हाँ कर दी, क्योंकि बाबा जानते थे कि मैं और सुशील होटल में एक दूसरे को आमने सामने बैठकर देख चुके हैं, तो सामने की जरूरत नहीं थी, ना ही उसको और ना ही मुझको। इसलिए बाबा ने माँ की बात मान ली और माँ कहने लगी कि बिल्कुल भी वो लोग हमारी बेटी को नहीं देखेंगे, यानी मर्द कोई भी मेरी बेटी को नहीं देखेगा, सिर्फ औरतें आएंगी रिश्ता मांगने। मैं बहुत खुश थी, जानती थी कि उसी ने मेरे घर रिश्ता भेजा होगा। वो वही हसीन खूबसूरत लड़का था। उसके साथ मेरी जिंदगी की यात्रा और भी ज्यादा खूबसूरत होने वाली थी। पर जिंदगी में वो होता है जो हमने सोचा भी नहीं होता। मैंने सोच लिया था कि बाबा जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। माँ ने हंगामा तो बहुत किया। उस लड़के को देखकर बाबा को ये कहने लगी कि भगवान के लिए अपनी बेटी की जिंदगी तबाह मत करो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम एक वेटर से अपनी बेटी की शादी क्यों कर रहे हो। तब बाबा ने कहा औरतें अक्सर तुम्हारी तरह लालची होती हैं, लेकिन मेरी बेटी लालची नहीं है, बहुत मासूम है और तुम जैसी चालाक तो है नहीं कि अपने पति को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखे। उसे ऐसा कुछ नहीं आता। ये बात सुनकर माँ को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बाबा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बात खानदान तक पहुंच गई और बाकायदा माँ और बाबा की लड़ाई होने लगी थी। माँ कहने लगी कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। माँ इस बात पर बहुत परेशान थी। वो शायद मेरी शादी इस लड़के के साथ नहीं करना चाहती थी, पर बाबा ने कहा कि गरीब लोग ईमानदार होते हैं, तो मैं नीना की शादी उससे ही करूंगा। लाख रुकावट के बावजूद भी मेरी शादी उसी वेटर लड़के से तय हो गई। उनका नाम सुशील था। मैं तो उनसे मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन अब मेरी शादी उनसे होने जा रही थी, तो मेरा दिल आने वाले दिनों के लिए सपने सजा रहा था। मैं जानती थी कि मेरे पति के साथ मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजरेगी, लेकिन शादी की पहली रात ही एक ऐसा किस्सा पेश आ गया। मैं अपने पति के बारे में सोच रही थी कि वो कब आएंगे। जब कमरे का दरवाजा खुला, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। मुझे लगा जैसे कोई आया और चला गया। मुझे ये देखकर बहुत अजीब सा लगा था, पर मैं इसी तरह घूंघट करे बैठी रही। थोड़ी देर के बाद मेरा पति कमरे में आया। उसने आते ही कमरे की कुंडी लगा दी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत जल्दी में हो। कहने लगा तुम जल्दी से अपना मेकअप उतारो, मैं और तुम बाहर खाना खाने जाएंगे। मैंने कहा सुशील आपका दिमाग तो ठीक है, आज हमारी शादी हुई है और हम बाहर खाना खाने जाएंगे। मैं उनकी बात सुनकर हंस पड़ी। आज बहुत मजा आने वाला है। मैंने अपने पति की तरफ देखा, वो बहुत खुश लग रहा था, लेकिन फिर कहने लगा कि ओहो ये तो मैं भूल ही गया कि हमारे घर के आसपास के सभी बाजार 10 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। अब तो सिर्फ चाय या कॉफी ही मिलेगी। मैंने कहा मैं चाय और कॉफी के लिए कहाँ जाऊंगी, मैं इतनी दूर की यात्रा नहीं कर सकती। इस वक्त मैं बहुत थकी हुई हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कुछ खाने के लिए यहीं ला दे, चाहे कॉफी या फिर चाय ही ला दे। हाँ जरूर, मैं तुम्हें ठंडा सा शरबत पिलाता हूँ। मैं अपने पति को ये नहीं बताना चाहती थी कि मुझे ठंडी चीजों से एलर्जी है। आप ले आए, मैं पी लूंगी। पर मेरा दिल घबरा रहा था। ठंडी चीज से मेरी फौरन ही तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी। फिर मैंने सोचा आज शादी का दिन है, पी ही लेती हूँ।
मेरे पति थोड़ी देर के बाद शरबत लेकर आ गए। कहने लगे, तुम जल्दी से पी लो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। पर जैसे ही मैंने वो ठंडा शरबत पिया तो मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगी, यहाँ तक कि मुझे खांसी शुरू हो गई। ये देखकर मेरा पति घबरा गया। लगता है तुम्हें ठंडे से एलर्जी है, इसका मतलब ये है कि तुम सारी जिंदगी कुछ ठंडा नहीं खा सकती। मैंने कहा, जी बिल्कुल, इसका यही मतलब है, पर मुझे याद नहीं रहा था। मैं शादी से पहले आपको इस बीमारी का बता देना चाहती थी। मैं अपने पति से बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि आज पहले ही दिन उसने मुझे ठंडा शरबत पिला दिया था, जिसके बदले मुझे खांसी होने लगी थी। मेरे पति ने बहुत बातें की, इतनी खूबसूरत बातें मैंने जिंदगी भर नहीं सुनी थी, पर ठंडा शरबत पीने की वजह से मुझे बार बार खांसी आने लगी। खांसी की वजह से इस खूबसूरत रात को तो मैं भूल ही गई थी। मेरा ध्यान सिर्फ अपने गुर्दों फेफड़ों की तरफ था। ये देखकर मेरा पति परेशान हो गया। बोला कि मैं तुम्हें दवाई लाकर देता हूँ, तुम एलर्जी की दवाई खाकर सो जाओ, उससे तुम्हें आराम हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं खा लूंगी, पर मुझे आज तक इस एलर्जी की किसी डॉक्टर ने कोई दवाई नहीं दी थी। डॉक्टर ने कहा था बस आपको ठंडे से परहेज करना है। मेरा पति मेरे लिए एक गोली लेकर आया। गोली पर किसी भी तरह का कोई नाम नहीं था। उसने मुझे वो गोली दे दी और कहने लगा, तुम ये अपने पास रख लो, इसे तुम खाती रहना तो तुम ठीक हो जाओगी। मैंने अपने पति की बात मान ली। वो गोली मैंने निकाल कर खा ली। थोड़ी देर बाद मुझे गहरी नींद आ गई और मैं सो गई। जब मैं सुबह उठी तो मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया घूम रही हो। मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। मैंने अपने पति को बुलाया। वो कहने लगा कि ये तुम्हारी एलर्जी की वजह से हुआ है। मैंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद माँ बाबा नाश्ता लेकर आ गई। यूं रस्म रिवाजों में मैं सारी बात भूल गई, पर मुझे अभी भी सर भारी सा लग रहा था। लेकिन मैं सबके सामने इसका इजहार नहीं करना चाहती थी, तो खामोश रही। अगली रात फिर मेरे साथ एक अजीब किस्सा हुआ। मैंने देखा कि आज फिर मेरी तबीयत बिगड़ रही थी, लेकिन आज तो खाने पीने वाली कुछ ऐसी चीज भी नहीं थी। पर मुझे लगा कि मेरे पति की जेब में भारी बर्फ के टुकड़े हैं। मैं उन्हें देखकर परेशान हो गई थी। मेरी नजर उन पर पड़ गई। मैंने अपने पति से पूछा। वो बोले कि ओहो, मैं तो तुम्हारी एलर्जी का इलाज करने के लिए टुकड़े लाया हूँ। तुम्हें पता है, जैसे जैसे तुम आहिस्ता आहिस्ता बर्फ को खाती जाओगी तुम्हारी एलर्जी ठीक होती जाएगी। मेरे पति की बात कुछ हद तक सही भी थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो जिस होटल में वेटर का काम करते थे वहां भी ऐसा ही होता था। जिस किसी को किसी चीज से एलर्जी होती वो ये थोड़ी बहुत खा लेता था और फिर ठीक हो जाता था, लेकिन उसके साथ ये दवाई भी खानी होती है। साथ ही मेरे पति ने मुझे एक और गोली दे दी। रंग बिरंगी गोलियां खाकर मेरे मुंह का जायका खराब हो गया, क्योंकि पति के कहने पर मैंने ऐसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझको सारी हकीकत पता लगने लगी, जो कि मैंने सोची भी नहीं थी। मेरा पति बार बार मेरे बाबा से एक ही बात करता कि वो जायदाद कब उनके नाम करेंगे। मैं सोचती थी कि शायद मेरा पति मेरे लिए ऐसा कहता है, पर एक रात मैंने अपने पति को किसी से बात करते सुन लिया। जब मैंने उससे पूछताछ शुरू की तो पता चला वो तो किसी लड़की से बातें कर रहा था। लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। मुझे तो उसने पैसों के लिए इस्तेमाल किया था। मेरे बाबा से पैसे हड़पने के बाद वो एक नई जिंदगी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शुरू करना चाहता था। इस बात ने जितना मुझे दुख दिया वो मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने सोचा था कि शायद ये व्यक्ति मेरे साथ अच्छी जिंदगी गुजारेगा, क्योंकि ये गरीब है, पर वो गरीब होने के साथ साथ एक धोखेबाज इंसान भी था। मैंने अपने पति से तलाक ले ली, लेकिन आज फिर मेरे बाबा मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। पर मुझे अपने बूढ़े बाप पर तरस भी आता है। काश मैं बेटा होती तो अपने बाबा की मदद कर सकती। अब मैं अपने बाबा पर बोझ हूं, लेकिन सुबह शाम मुझे डर लगा रहता है कि कहीं फिर से मुझे कोई ऐसा ही लड़का ना मिल जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।